हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम। माई सेल्फ पुष्पेंद्र दुबे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं टेंस को। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है और ये वीडियो लेक्चर लंबा इसलिए होगा क्योंकि मैं आपको टेंस को शॉर्टकट में नहीं पढ़ाना चाहता। मैं इस टेंस को आपको डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं, बेहतर ढंग से पढ़ाना चाहता हूं, ताकि आपको टेंस की हर छोटी से छोटी बारीकियां मालूम हो। और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा समय देने के लिए। जितना ज्यादा आप समय देंगे उतना ही ज्यादा बेहतर ढंग से आप सीख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है और पहले दिन से ही आपको यह आदत बनानी पड़ेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा समय देकर के इस चैनल्स के वीडियो को देखिए, ताकि आपको हर चीज की बारीकियों का ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा ज्ञान हो सके। नहीं तो दोस्तों, कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कि आप देख लिए हैं सारी वीडियो को, लेकिन फिर भी आप प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों में फंस जाएंगे। तो आपको प्रेजेंट सिंपल सबसे ज्यादा परेशान करेगा अगर आप प्रेजेंट सिंपल को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आज की इस वीडियो लेक्चर को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में जब हमने टेंस की शुरुआत की थी तो उसमें हम लोगों ने टेंस का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि टेंस होता क्या है, टेंस के कितने भाग होते हैं और उसमें वाक्यों की रचना हम किस तरह से करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेंस को बारी बारी एक एक पार्ट करके शुरू करने वाले हैं। हमने पिछले ही वीडियो लेक्चर में देखा था कि टेंस को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों, प्रत्येक टेंस को हमने 4 भाग में बांटा था। पहला सिंपल या फिर इंडेफिनिट, दूसरा था हमारा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा था परफेक्ट और चौथा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन चारों को भी हमने 4 भाग में बांटा था। रूल नंबर 1 अफर्मेटिव, रूल नंबर 2 नेगेटिव, रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव और रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो दोस्तों, आज हम लोग ये तीनों टेंस में से पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल, उस प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इंडेफिनिट या फिर सिंपल को देखने वाले हैं। ये जो इंडेफिनिट या फिर सिंपल है, ये प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है। इसके बाद 3 और पार्ट पढ़ने हैं हमको, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन चलिए आइए देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल को। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसकी शुरुआत करूं, मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल को हम लोग पढ़ते क्यों हैं। प्रेजेंट सिंपल आमतौर पर हैबिचुअल एक्शन या फिर आदतन किसी कार्य को हम लोग करते हैं, उसको बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, वह स्कूल जाती है, हम त्योहार मनाते हैं, मैं इंग्लिश सीखता हूं, मैं अंग्रेजी बोलती हूं। कोई भी वाक्य जो आप नियमित रूप से करते हैं, रेगुलरली करते हैं, या फिर प्रायः आप समय समय पर उन चीजों को करते रहते हैं, चाहे वो आपकी आदत हो या आपका शौक हो, लेकिन आप उसको करते रहते हैं, तो उसको बताने के लिए हम लोग जिस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिस कालखंड का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत तो हमको 4 भाग पढ़ने हैं। कौन कौन से? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चारों की तो कोई ना कोई पहचान होगी। हम उसको पहचानेंगे कैसे? चूंकि एक टेंस के 4 भाग हैं तो सबकी कुछ ना कुछ पहचान तो होगी। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट का एक पहचान होता है, रिकॉग्नाइजन। देखिए यहां पे लिखा हुआ है रिकॉग्नाइजन। रिकॉग्नाइजन मतलब होता है पहचान। तो प्रेजेंट सिंपल का पहचान क्या होता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। मतलब जो वाक्य रहेंगे प्रेजेंट सिंपल के, वो ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं के साथ खत्म होंगे। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, देखिए ता हूं। वह स्कूल जाती है, ती है। वह अंग्रेजी सीखता है, तो ता है। यहां पे हम त्योहार मनाते हैं, तो ते हैं। तो कुल मिला के ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं के साथ इसमें वाक्य खत्म होते हैं। यही इसका पहचान होता है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट, ये एक ही भाग को बोलते हैं। इंडेफिनिट या फिर सिंपल में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेजेंट सिंपल को ही इंडेफिनिट बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। अब यहां पे देखिए रूल नंबर 1। दोस्तों, हमने कहा था कि प्रत्येक पार्ट में हम 4 भाग पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 अफर्मेटिव, रूल नंबर 2 नेगेटिव, रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव, रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम फर्स्ट पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं, पहला रूल को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत पहला रूल आता है अफर्मेटिव। और दोस्तों, अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस, आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, इसमें हम लोगों को करना क्या है? प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव रूल में होता क्या है कि वर्ब के साथ एस
या ईएस या आईईएस हम लोगों को लगाना रहता है। लेकिन कब लगाना रहता है, पहले तो इस रूल को देख लीजिए, बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही साधारण रूल है। इस एस या ईएस या आईईएस को हमने ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर इसलिए डाल के रखा हुआ है क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो हम इनको लगाएंगे, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम इनको नहीं लगाएंगे। अगर ये कंपलसरी होता, बहुत जरूरी होता लगाना, तो इसको ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं थी, फिर हम इसको ब्रैकेट के बाहर रखते। ये समय या फिर विशेष स्थिति पर लगाए जाएंगे, वो कब लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पे देखिए दोस्तों लिखा है ऑब्जेक्ट। तो आमतौर पर जब आप टेंस पढ़ेंगे तो प्रत्येक भाग में आपको ऐसे ही रूल मिलेगा कि सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा और एक ऑब्जेक्ट रहेगा आपके पास। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब आप टेंस को पढ़ें तो आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में मत फंसिएगा। आप यह समझिएगा हमेशा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला जो भाग रहेगा, जिसके ऊपर कोई क्रिया होगी, चाहे वो डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट हो, उस पर उसका फर्क पड़े या ना पड़े, उस ऑब्जेक्टिव पार्ट को आप ऑब्जेक्ट के रूप में ही लीजिएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं, आप बिगिनर हैं, आप शुरुआत करने वाले हैं। और शुरुआत करने वाले को छोटी छोटी बारीकियों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन कॉम्प्लीमेंट है। सिर्फ ये देखिएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भाग आ गया, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा आपका, उसको आप ऑब्जेक्ट की तरह ही देखें, कॉम्प्लीमेंट की तरह देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए नोट नंबर 1 को। दोस्तों यहां पे हमने लिखा हुआ है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, बहुवचन को हम बोलते हैं प्लूरल, एक से अधिक को हम बोलते हैं प्लूरल। वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। ये सब्जेक्ट अगर रहेंगे आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मतलब कोई एक वचन सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, तब वर्ब के साथ आप एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं। कुल मिला के आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ एस या ई एस या आई ई एस नहीं लगाना है। साथ ही अगर कोई सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर हो, एक वचन हो, तभी आप वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस लगाएंगे। अब हमारे सामने सवाल यह है कि ठीक है हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे या आई ई एस लगाएंगे, लेकिन किस स्थिति में एस लगाएंगे, किस स्थिति में ई एस लगाएंगे और किस स्थिति में हम आई ई एस लगाएंगे। तो दोस्तों उसको समझने के लिए हमें नोट नंबर 2 को देखना पड़ेगा। नोट नंबर 2 क्या कहता है कि वे क्रियाएं मतलब वर्ब्स, वर्ब्स मतलब क्रिया होता है जो कार्य हम लोग करते हैं, तो वे क्रियाएं जो अंग्रेजी वर्णमाला के, अब अंग्रेजी वर्णमाला तो आप लोग जानते हैं इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है ए से लेकर के जेड तक का, उसमें कुछ लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब उसके लेटर्स होते हैं, कुल मिला के एक अल्फाबेट बनता है। और उसके प्रत्येक अक्षर को इंडिविजुअल अगर अकेला अकेला देखा जाए तो उसको हम लेटर बोलेंगे, मतलब अक्षर बोलेंगे। तो दोस्तों वे क्रियाएं जो अंग्रेजी वर्णमाला के एस या डबल एस या सी एच या एस एच या ओ या एक्स या जेड के साथ खत्म होते हों, केवल उन्हीं क्रियाओं के अंत में ई एस लगाते हैं। तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं वो क्रिया मतलब जो वर्ब है वो एस के साथ तो नहीं खत्म हो रहा, डबल एस के साथ तो नहीं खत्म हो रहा, सी एच के साथ तो खत्म नहीं हो रहा। जैसे मैं 2 मिनट के लिए कहूंगा कैच, कैच मतलब पकड़ना, तो कैच का स्पेलिंग क्या होता है, CATCH। सी एच के साथ तो ये खत्म हो रहा है, तो सी एच के साथ खत्म हो रहा है मतलब इसके साथ हमको ई एस लगाना है। अब देखिए एस एच, तो मैं कहूंगा कि ब्रश, BRUSH इसका स्पेलिंग होता है, तो जब हम ब्रश करेंगे तो ब्रश के साथ हमको ई एस लगाना पड़ेगा क्योंकि ब्रश खत्म हो रहा है एस एच के साथ। अब यहां पे देखिए ओ, अब गो, गो मतलब जाना, गो, तो GO
अब इसके साथ भी हमको ई एस लगाना पड़ेगा। इनको मैं एग्जांपल्स के माध्यम से अभी आपको समझाऊंगा, आप इसमें परेशान मत होइए। फिलहाल मैंने उसका एक शॉर्टकट ओवरव्यू आपको दे दिया कि इसमें होता क्या है। अब इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। दोस्तों, स्कूली जीवन में हमारे साथ होता क्या है कि जब हम स्कूल में टेंस पढ़ते हैं, इवन मैं अपने बारे में भी बात करूंगा कि जब मैंने स्कूल में टेंस पढ़ा था तो हमें टेंस में यही सिखाया गया कि या तो एस लगाइए या ई एस लगाइए, लेकिन दोस्तों हमें आई ई एस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। आज मैं उस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा कर लूं, क्योंकि जब बड़े होते होते मैंने अंग्रेजी ग्रामर सीखना शुरू किया, कॉलेज में जाकर के एग्जाम देना शुरू किया, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जाते गए तो हमको यह पता चला कि ये आईईएस का यूज भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब एस या ईएस को हम समझते हैं और आईईएस को नहीं समझते हैं तो कई दफा होता यह है कि छोटी सी चीज की वजह से हमारा सवाल छूट जाता है और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। देखिए ये होता क्या है, यहां पे लिखा है साथ ही वे क्रियाएं जो वाई के साथ खत्म होते हो, वाई के साथ खत्म होते हो, जैसे क्राई, क्राई मतलब रोना। अब उसका स्पेलिंग क्या होता है, CRY, क्राई। अब मैं दूसरा एक और वर्ब ले लेता हूं, स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, पठन पाठन, जिसको हम पढ़ना बोलते हैं। एक होता है रीड मतलब पढ़ना, जिसमें आप केवल किताब को निकाल लेते हैं और पढ़ते रहते हैं, उसमें आप कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करते। और स्टडी का मतलब होता है कि आप किताब को निकाल के बैठे भी हैं, आप कुछ लिख भी रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कुल मिला के अध्ययन के दौरान जितनी चीजें करनी होती है उसको आप करते हैं, उसको बोलते हैं स्टडी। अब स्टडी के स्पेलिंग क्या होता है, STUDY। तो स्टडी में वाई के साथ खत्म हुआ ये वर्ब, और स्टडी एक वर्ब है मतलब क्रिया है। तो हमको क्या बोला जा रहा है, साथ ही वे क्रियाएं जो वाई के साथ खत्म होते हो और उसके पहले कोई व्यंजन हो, उसके पहले कोई व्यंजन, व्यंजन मतलब क्या, कॉन्सोनेंट। अब देखिए स्टडी में STUDY, DY, तो वाई के साथ ये खत्म हुआ, लेकिन इससे पहले क्या है, डी, और डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, मतलब ये एक व्यंजन है। क्राई में आर है, चूंकि आर भी एक व्यंजन है, उसके बाद वाई आया। तो करना क्या है, तो वाई को हटाकर आई लगाते हैं, साथ ही ई एस जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस स्थिति में हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, स्टडी में से वाई को हटा देंगे, आई लगा देंगे, साथ में हमको क्या जोड़ना है, ई एस। क्राई में हम वाई को हटा देंगे, साथ ही हम क्या जोड़ देंगे, ई एस। लेकिन ये सब कब होगा, जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा या फिर आई वी यू दे रहेगा, तब हम इस नियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम एस या ई एस या आई ई एस नहीं लगा सकते। तो इन शब्दों के साथ या इन लेटर्स के साथ जो क्रियाएं खत्म होगी उसके साथ हम लोग ई एस लगाएंगे, बाकी सभी के साथ हम एस लगाएंगे, सब के साथ हम एस लगाएंगे, सिर्फ वे क्रियाएं मत हो जो वाई के साथ खत्म हो रहे हैं। कोई क्रिया अगर वाई के साथ खत्म हो रही है तभी वो एस वाला नियम उस पर अप्लाई नहीं होता, नहीं तो फिर अगर वाई वाला कोई वर्ब नहीं है तो हम आंख मूंद करके उसमें एस लगा सकते हैं, हमें उसमें ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इस दोनों नोट को अब कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि एस या ई एस या आई ई एस का प्रयोग आप कहां कहां पे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम रूल पे एक बार और नजर डाल लें। रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहां पे देखिए आपको समझाने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू दे हो तो ये जो वर्ब है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि प्ले, प्ले मतलब खेलना। अब इसको मैं चारों सब्जेक्ट के साथ लगा के देखता हूं, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले। अब ये गो है, गो मतलब जाना, तो आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। अब मान लीजिए इस स्टडी को ले लेते हैं, स्टडी मतलब अध्ययन करना, तो आई स्टडी, वी स्टडी, यू स्टडी, दे स्टडी। तो इसमें कोई परिवर्तन आया क्या? ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, ना तो एस लगा, ना ई एस लगा, ना आई ई एस लगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत आप यहां पे देखिए, ये जो सब्जेक्ट्स हैं
तो इन सब्जेक्ट के साथ मैंने उन्हीं क्रियाओं को लिख दिया। तो इसमें देखिए कैसे कैसे परिवर्तन आ गए। यहां पे देखिए अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम वगैरह हो तो ये जो प्ले है, प्ले मतलब खेलना, देखिए यहां पे भी मैंने प्ले लिखा था, यहां पे भी मैंने प्ले लिखा है। तो ये प्ले क्या बन गया? प्लेस बन गया। तो PLAYS, इसमें हमने एस जोड़ दिया। तो इसमें और इसमें फर्क है कि नहीं? इसमें प्ले था और यहां पे प्लेस हो गया, मतलब वाई के बाद एस जुड़ गया। अब यहां पे आप सवाल कर सकते हैं कि सर आपने तो कहा था कि वाई को हटा करके आई लिखना है। तो दोस्तों मैंने आपको यह भी कहा था कि अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई व्यंजन हो, तभी आप वाई को हटा करके आई करेंगे, अन्यथा आप उसको नहीं हटा सकते। तो देखिए यहां पे वाई के पहले क्या है? एक वाउल्स है। तो वाउल्स क्या होते हैं? AEIOU। तो वाउल्स होगा तो आप उसको जबरदस्ती तो भाई नहीं हटा सकते वाई को, तो आप उसको नहीं हटाएंगे। आप आंख मूंद के जोड़ दीजिए उसमें एस। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि एस, डबल एस, CH, SH, OX, Z के साथ खत्म होता हो, उसी के साथ बस आप ES लगाएंगे, बाकी के साथ आप एस लगाएंगे। तो देखिए ये तो उसके साथ खत्म नहीं हुआ ना, प्ले के साथ खत्म हुआ PLAY, और इत्तेफाक से प्ले के पहले एक, वाई के पहले एक वाउल्स है। तो आप इसमें सिर्फ एस लगा सकते हैं। आप ना तो IES लगा सकते हैं, ना तो आप ES लगा सकते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखिए गोस। गोस मतलब जाना, मतलब आमतौर पर तो गो मतलब जाना होता है, लेकिन यहां पे हमने लिखा है गोस। तो ही गोज, सी गोज। नेम, कोई नेम मतलब राहुल, मोहन, कुछ भी हो सकता है। तो राहुल गोस। यहां पे हम इट का एग्जांपल नहीं लेंगे, इट गोस हम नहीं करेंगे, क्योंकि जाने का कार्य तो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु ही कर सकता है। मेरे ख्याल से स्पेशली कोई व्यक्ति ही करेगा। तो देखिए ही प्लेज, सी प्लेज। नाम, मान लीजिए कोई नाम है जैसे कि राहुल, तो राहुल प्लेज। तो यहां पे देखिए प्ले क्या बन गया? प्लेस बन गया, एस जुड़ गया इसमें। अब देखिए ही गोज, सी गोज, रोहन या फिर मोहन गोज। अब यहां पे देखिए ही स्टडीज, सी स्टडीज, या फिर रोहन स्टडीज। अब यहां पे भी देखिए कि आपने जब स्टडीज लिखा तो हमने वाई को हटा करके आई लिख दिया है और साथ ही क्या जोड़ दिया? ES। तो दोस्तों यहां पे हमने एस, ES और IES तीनों का एग्जाम्पल लिया है। वर्ब में आप देखिए कि हमने वाई के साथ एस जोड़ा तो हमने एस का इस्तेमाल कर लिया, हमने गो के साथ ES जोड़ा तो हमने ES का इस्तेमाल कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो गो है ये ओ के साथ खत्म हो रहा है। आप नोट को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। स्टडीज में देखिए, स्टडी में जो स्टडी है वो वाई के साथ खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले आने वाला जो अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है। तो अगर उससे पहले आने वाला अक्षर व्यंजन हो तो हम वाई को हटा करके आई लिख देते हैं और साथ में जोड़ देते हैं ES। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको SES और IES के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पार्ट होता है प्रेजेंट सिंपल का, मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में ही लोग फंसते हैं। ये SES IES का फंडा न तो स्पीकिंग के टाइम आदमी को छोड़ता है, न तो लिखने के टाइम छोड़ता है। लेकिन अगर आप मेरे आज के वीडियो लेक्चर को 2 बार 3 बार आराम से देखेंगे, वक्त तो आपको देना पड़ेगा, समय तो आपको देना पड़ेगा। आप जरा सभी अगर समय को चुराने की कोशिश करेंगे, जरा सभी अगर आप मेहनत बचाने की कोशिश करेंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूं, अपनी स्पीड पे चला देता हूं, वीडियो को खत्म कर देता हूं और मैं सीख जाऊंगा, तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि कृपया आज की इस वीडियो को आप मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो को आपको देखने का कोई लाभ नहीं होने वाला। आपको सीखना है तो जितना वक्त हमने दिया है उतना वक्त आपको देना पड़ेगा और ईमानदारी से देना पड़ेगा। नोटबुक बनाना पड़ेगा, एक एक चीजों को लिखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बना के देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मुफ्त में नहीं मिलता है ज्ञान, मेहनत करनी पड़ती है, उतने ही पसीने बहाने पड़ते हैं, तब जाके आप किसी चीज को सीखते हैं। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि किसी भाषा को सीखने का शॉर्टकट है, किसी भी भाषा को सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसको आपको उसके अंदर तक जाके, उसके पूरी गहराई तक जाकर के सीखना पड़ता है, तब आप भाषा में पूर्ण होते हैं। और तब भी मैं कहूंगा कि आप पूर्ण नहीं होते हैं, वो सिर्फ सीखते रहते हैं आप। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इन चीजों के बारे में बताया कि SES या IES किसके साथ लगता है। अब चलिए मैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स की शुरुआत करता हूं। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट को हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। एक बार फिर से मैं आपको इसकी पहचान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसका पहचान है ता है, ती है, ते है, ता
ताहू तीहू, इसको मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ज्ञान रहे, आपके ध्यान में रहे कि जो सेंटेंस होगा वो किन शब्दों के साथ खत्म होगा, तो वो इसके साथ खत्म होगा। आप इन सारे वाक्यों को देख लीजिए, ये सारे के सारे वाक्य इन्हीं के साथ खत्म हो रहे हैं। ता है, ती है, ते है, ताहू तीहू, इन्हीं शब्दों के साथ सारे के सारे वाक्य खत्म हो रहे हैं। हिंदी के सारे वाक्यों को आप ध्यान से देख लीजिए और एक एक करके मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अब ये तो आपने देख लिया कि सारे एग्जांपल्स में ता है, ती है, ते है, ताहू तीहू लिखा हुआ है। अब आप ये भी देखेंगे कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट में एस ई एस आई ई एस वगैरह का इस्तेमाल कहां कहां पे हो रहा है, कैसे होता है या होता भी है कि नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो ता हूं, यहां पे देखिए लिखा हुआ है ता हूं, तो ये तो मैच कर लिया आपकी पहचान से, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। अब इसमें क्या करना है, रूल को देखिए, रूल के हिसाब से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो मैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। चूंकि सब्जेक्ट वाले जो पार्ट मैंने बनाए थे वीडियो लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति या वस्तु किसी कार्य को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहां पे बोलने का कार्य हो रहा है, उसको कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट की जगह पे हमने आई लिख दिया। अब वो आई क्या कर रहा है, चूंकि रूल ने कहा है कि वर्ब को लिखो, तो सब्जेक्ट तो पहला था आई, तो हमने आई को लिख दिया। अब रूल ने क्या किया कि वर्ब लगाओ, तो वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्रिया, तो कौन सा कार्य हो रहा है, बोलने का कार्य हो रहा है। तो बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक। अब क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमने किसको लगाया, इंग्लिश को। मैं आपको फिर से कहूंगा, यहां पे आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच के अंतर को भूल जाइए, तभी आप ज्यादा बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो भी आया उसको आप ऑब्जेक्ट की तरह लीजिए और लिखते जाइए। तो दोस्तों देखिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूं में आई मिल गया सब्जेक्ट, स्पीक मिल गया वर्ब और इंग्लिश मिल गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि सर ये एस ई एस क्यों नहीं लगाया हमने, तो मैंने कहा था कि आई वी यू दे सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा, इसलिए हमने यहां पे एस ई एस आई ई एस नहीं लगाया। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, हम जीत एकेडमी जाते हैं, ते हैं। अब देखिए, वी गो टू जीत एकेडमी, हमने इसको ट्रांसलेट किया तो सब्जेक्ट कौन है, जाता कौन है, हम, करने वाले हम हैं, तो हम हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो हम के लिए हमने लिख दिया वी। अब क्या क्रिया करता है, वर्ब। वर्ब देखिए क्या क्रिया करता है, जाने का कार्य करता है, तो हमने लिख दिया गो। अब कहीं पे भी हम लोग जाते हैं आमतौर पर दोस्तों, तो हमारे टीचर्स ने हमको बताया है कि कहीं पे भी जाते हैं जो हमारा डेस्टिनेशन होता है उसके पहले आप टू लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, सपोज कि आप कोलकाता से मुंबई जाते हैं, तो कोलकाता आप जहां से शुरू करते हैं सफर को वो शहर हो गया, और स्टार्टिंग करते हैं जो जर्नी उसका शहर हो गया। उसके बाद जहां आपको जाना है वो शहर कौन सा है, मुंबई है। तो लोग आपको कहेंगे कि मुंबई से पहले आप टू लगा दो, लगाइए टू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी कभार अगर जाते हैं तो आप लगा दीजिए, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी अगर आप लगातार जाते हैं, आप बार बार जाते हैं, या किसी एक पर्पस के लिए किसी एक जगह पे आप जाते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल जाएंगे तो क्यों जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वहां पे आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, अध्ययन करने जाते हैं। आप कोचिंग सेंटर जाते हैं, क्या करने जाते हैं, अध्ययन करने जाते हैं, तो वहां पे आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो वे सारी जगहें या वे सारे प्लेसेस जहां पे आप किसी विशेष कार्य को करने के लिए बार बार जाते हैं, वहां पे आपको बार बार टू लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि वी गो टू जीत एकेडमी के जगह पे वी गो जीत एकेडमी, आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे आप बार बार आते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट है हमारा हम, तो हम के लिए लगा दिया हमने वी। अब वर्ब क्या है, हमारे रूल ने कहा ना कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाओ, तो वर्ब क्या है, जाना। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। और कहां जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो जीत एकेडमी, तो हम जीत एकेडमी यहां पे लिख देते हैं। अब यहां पे भी वही सवाल कि सर गो के साथ हमने ईएस क्यों नहीं लगाया, ये गो है ठीक है, तो गो के साथ हमको ईएस लगाना है, लेकिन कब लगाना है, अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, लेकिन वो है क्या, नहीं है। यहां पे तो वी है, मतलब एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पे हम ईएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते वर्ब के साथ।
तीसरे एग्जाम्पल को देखिए, लोग त्योहार मनाते हैं। तो लोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग होंगे, तो लोग को हम बोलते हैं पीपल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या करते हैं, वर्ब क्या है, मनाते हैं, तो मनाने को बोलते हैं सेलिब्रेट। किसको मनाते हैं, तो त्योहार को मनाते हैं, तो त्योहार के लिए हमने लिख दिया फेस्टिवल्स। अच्छा, यहां पे एस हमने क्यों जोड़ा है फेस्टिवल्स में, क्योंकि हम एक त्योहार नहीं मनाते, हम एक से कई ज्यादा त्योहार मनाते हैं। हम चाहे तो इस एस को काट भी सकते हैं, पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पे एस इसलिए लगा कर रखे हैं क्योंकि हम कई त्योहार मनाते रहते हैं, तो हमने फेस्टिवल्स लिख दिया। यह सामान्य सी बात है। अब यहां पे देखिए, वह केन स्ट्रीम देखता है। केन स्ट्रीम एक यूट्यूब चैनल का नाम है, मालूम नहीं किसका यूट्यूब चैनल है, ये आप जानेंगे अब। लेकिन यहां पे देखिए, वह केन स्ट्रीम देखता है, इसमें वह आपका ही हो गया सब्जेक्ट। केन स्ट्रीम ये क्या है, ये एक चैनल का नाम है, मतलब ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब क्या क्रिया हो रही है, देखने की क्रिया हो रही है, तो देखने को क्या बोलते हैं, वॉच। लेकिन वॉच के साथ हमको ES लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में है वह, तो वह के लिए हमने ही लिख दिया। अब यहां पे वर्ब बोल रहा है रूल, तो रूल में वर्ब के जगह पे हमने लिख दिया देखने के लिए वॉच, क्योंकि हम कभी भी टीवी, सिनेमा, मूवी, मैच, क्रिकेट मैच, ये सारी चीजें देखते हैं, तो उसके लिए हमें वॉच का इस्तेमाल करना रहता है, तो हमने लगा दिया वॉच। अब यहां पे छोटी सी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम में से एक चीज आ गया है, कौन, ही, तो हमको वर्ब के साथ एस या ES लगाना ही पड़ेगा। तो हम क्या लगाएं, एस लगाएं या ES लगाएं, तो वो निर्भर करता है हमारे वर्ब के ऊपर कि वर्ब किन अक्षर के साथ खत्म होता है। तो देखिए, ये भी WATCH के साथ खत्म हुआ, इसलिए हमने इसमें ES लगा दिया, तो ये हो गया वॉचेस। फिर किसको देखता है, केन स्ट्रीम। इसको कई लोग वॉचेस भी पढ़ते हैं, कई लोग वॉच भी पढ़ते हैं, लेकिन आप वॉचेस ही पढ़ें तो भी बेहतर है। ही वॉचेस केन स्ट्रीम। इस एग्जाम्पल को आप देखिए, दीक्षा भोजन पकाती है। तो दीक्षा क्या है, दीक्षा एक नाम है, और हमने कहा था कि ही, सी, इट, नेम अगर होगा तो वर्ब के साथ हम येस या ES लगाएंगे ही लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि रूल ने क्या कहा। रूल ने कहा कि इसको ट्रांसलेट करते वक्त आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लीजिए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दीक्षा, तो हमने ले लिया दीक्षा। अब वर्ब, तो वर्ब क्या है, पकाना। पकाने को आप दो शब्द बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं कुक, एक हो सकता है प्रिपेयर। आज की इंग्लिश में, अच्छी इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में आप प्रिपेयर बोलिए तो ज्यादा बेहतर है, आप कुक वाली भाषा को छोड़ दीजिए। तो प्रिपेयर का स्पेलिंग क्या होता है, PREPARE। यहां पे लिखा है देखिए PREPARE, लेकिन साथ में हमने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। आप यहां पे ये मत सोचिएगा कि सर आपने तो यहां पे ES जोड़ दिया है, हमने यहां पे ES नहीं जोड़ा, चूंकि इसका स्पेलिंग ही होता है PREPARE, ये प्रिपेयर का स्पेलिंग होता है, और हमने सिर्फ क्या जोड़ा इसके साथ, एस जोड़ा, तो ये हो गया प्रिपेयर्स। अब किसको पकाती है, ये फूड को पकाती है, मतलब खाना को पकाती है, तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो दीक्षा प्रिपेयर्स फूड। इस तरह से हमने पांचवें एग्जांपल को ट्रांसलेट कर लिया। छठवें एग्जांपल में आप देखिए, वह दूध में पानी मिलाता है। तो सबसे पहले तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहां पे हम दो चीजें हैं हमारे पास, एक दूध है और एक पानी है, यह हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। अब ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है हमारे पास, मिलाना। तो मिलाने को हम क्या बोलते हैं, मिक्स। तो मिक्स के साथ हमने क्या लगाया, ES लगाया। तो ES हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने नोट नंबर 2 में पढ़ा था कि जो वर्ब O, X या Z के साथ खत्म होता है उसके साथ हम ES लगाते हैं अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो देखिए यहां पे ही है ना, तो इसलिए हमने वर्ब मिक्स में ES लगा के इसको मिक्सेस बना दिया। अब वो क्या मिलाता है, क्या मतलब हमको ऑब्जेक्ट निकालना है, क्या मिलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है। हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में हमने पढ़ा था कि क्या बोलने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आ जाता है। तो देखिए हमने क्या मिलाता है, तो पानी मिलाता है। ही मिक्सेस वाटर।
किसमें मिलाता है? तो दूध में मिलाता है, तो इन द मिल्क। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, मिक्स आपका वर्ब जिसमें आपने ईएस लगाया तो मिक्सेस हो गया, वाटर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है, तो वह दूध में पानी मिलाता है, ही मिक्सेस वाटर इन द मिल्क। यहां पे देखिए एग्जांपल नंबर 7 में, वह अंग्रेजी सीखती है, तो सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करती है? वो सीखने का कार्य करती है। चूंकि हमारा रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद सीधा आपको वर्ब को लेना है, तो क्या क्रिया हो रही है? सीखने का कार्य हो रहा है, तो सीखने को बोलते हैं लर्न, LEARN, लर्न। लेकिन हमने यहां पे एस क्यों जोड़ा? क्योंकि अगर सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट नेम रहेगा तो हमें वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ना ही है, तो एस जोड़ने का नियम मैंने यहां पे आपको बताया। अब यहां पे एग्जांपल पे देखिए, अच्छा ये ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश आपका, तो सी लर्न्स इंग्लिश हो गया। अब एग्जांपल नंबर 8 में आप देखिए, बारिश होती है, तो इट रेन्स। अब ये इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बारिश होती है, तो देखिए बारिश होना खुद अपने आप में एक क्रिया है, इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या जो इस कार्य को कर रहा हो? नहीं है कोई सब्जेक्ट। तो ऐसे वाक्य जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो उसमें उस वाक्य को पूरा करने के लिए हम अपने ओर से एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट या एम्प्टी सब्जेक्ट या आर्टिफिशियल सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट होते क्या हैं? इट या देयर। तो दोस्तों जिन सेंटेंसेस में, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो रैन क्या बन गया? ये तो वर्ब है, बारिश होना अपने आप में, तो इट रैन्स। अब रैन तो है, तो रैन में हमने एस क्यों लगाया? चूंकि ही सी इट नेम, तो इट नेम ऐसा हो तो वर्ब में हमको एस या ईएस लगाना है। तो क्या लगाने का नियम है? एस लगाने का नियम है। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ खत्म हो रहा है जी? एन के साथ खत्म हो रहा है ना? ये ईएस लगाने वाले किसी अक्षर के साथ खत्म नहीं हो रहा है, ये एस लगाने वाले अक्षर के साथ खत्म हो रहा है, एन के साथ। तो इसलिए देखिए रैन में हमने एस लगा दिया, ये बन गया इट रैन्स। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट फर्स्ट पार्ट के अफर्मेटिव रूल को, मतलब रूल नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इसके रूल नंबर 2 नेगेटिव पार्ट को, और अगर समय मिले तो हम और भी बाकी पार्ट्स को एक साथ कवर करते जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। बड़ी बारीकी से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं जानता हूं आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा है, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा, सीखना होगा तो देखना होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। Thank you so much.